बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफा अब्बास आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन, एक तो अहम मामला ये हुआ है कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात को उसकी ख़वातीन की मखसूस नशस्तों से महरूम करने के हवाले से तकरीबन तमाम तर इक़दाम उठा लिए गए हैं और आज हल्फ भी कुछ हो गए कौमी असम्बली के अंदर। इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे अब नून लीगी कैंप के अंदर से। नून लीगी कैंप से इमरान खान को सियासी कैदी करार देकर रिहाई का मुतालबा सामने आ गया है। फिर जनाब हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की वजारत आला क्या खतरे में पड़ गई है, और अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा अहम फैसला किया है, आज बड़ी अच्छी मिसाल एक कायम की है, उस पर भी मैं बात करूंगा। और नाज़रीन, एक और जो अहम मामला है, आज आरिफ अलवी साहब जो है वो ऐवान सदर से बिलाकर रुखसत हो गए हैं 5.5 साल के बाद। आरिफ अलवी का दौर जो है वो कैसा था, इस पर बात होगी। कल सदारती इलेक्शन चुके होने जा रहा है, आसिफ अली जरदारी तकरीबन इलेक्ट हो जाएंगे। और फिर तहरीके साहब ने एक दरखास्त की है कि जब तक इलेक्ट्रल कॉलेज पूरा नहीं होता तब तक सदर के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, लेकिन ज़ाहिर है वो नहीं सुनी जाएगी। फिर एक और इंपॉर्टेंट मामला आज सामने आया है, वो है शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में सिगरेट नोशी करने के हवाले से उन पर इल्ज़ाम आया है, उस पर और उन पर टिकटॉक बनाने के हवाले से भी एक इल्ज़ाम स्पीकर नेशनल असम्बली ने आज उन्हें इंतबा जारी किया है। इस पर शेर अफजल मरवत ने आज अपना जवाब दिया है, तो उनका खड़ाक हो गया ठीक ठाक किस्म का स्पीकर अयाज सादिक के साथ। इस पर भी आज की इस वीडियो में बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के बारे से। आपको इस बारे में ज़रा इल्म है कि पेशावर हाई कोर्ट ऑलरेडी स्टे दे चुकी है कि 13 तक के लिए, यानी अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे पेशावर हाई कोर्ट में, पेश नहीं हुए थे गुज़श्ता रोज़, जिस पर 13 मार्च तक के लिए पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था, हुक्म इम्तना जारी कर दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि मखसूस नशिस्तों पर किसी का भी हल्फ नहीं हो सकता, ना कौमी असम्बली में ना चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर। लेकिन आज ये हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बिल्कुल बरक्स जाके के बरखलाफ जाकर आज पंजाब में तकरीबन 2 दर्जन अरकान वो तहरीक साहब के हिस्से की जो मखसूस नशिस्तें थी वो नून लीग पीपल्स पार्टी को दे के वहाँ पे हल्फ उठवा लिए गए। फिर कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर भी आज हल्फ जो है वो 4 अरकान के हल्फ लिए गए हैं। बेसिकली एक मैसेज दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट को कि भैया हम आपके ऑर्डर को नहीं मानते, डिफाई किया गया, डिफाइंस का एक पैगाम दिया गया है। इस पर आज अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया था नेशनल असम्बली में, जहां उमर यूब साहब ने पहले गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं इन पे हल्फ उठाने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे, चूंकि अदालत ने स्टे दे रखा है, उसके बावजूद जो है ये हल्फ क्यों उठ रहा है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि जो केपी से जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं कौमी असम्बली की, उन पे 7-8 नशिस्तों पे उन पे स्टे के अलावा जो है वो बाकी किसी भी नशिस्त पे, चारों सूबाई असम्बलियों की, यानी कि बाकी जो 3 सूबाई असम्बली है और कौमी असम्बली है, यहाँ पे किसी भी किस्म की बाकी नशिस्तों में जो केपी से बाहर की है उन पे कोई स्टे भी नहीं बनता। जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक है वो सिर्फ वहाँ तक होता है। उन्होंने कहा बाकी जो माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें हैं उन पे किसी बंदे ने पटिशन की नहीं है, पटिशन सिर्फ खवातीन की नशिस्तों के वाले से आई थी, तो इसलिए ये सीटें जो है वो ये यानी कि इस पर रोका नहीं जा सकता। आज जल्दी में ये किए जाने का मसला ये था, मकसद ये था कि आज इजलास बुलाया ही सिर्फ इस मकसद के लिए गया था, जहाँ पर जो है ये सीटें जो है 4 हल्फ यहाँ ले लिए गए हैं और पंजाब में भी लिए गए। तो ये बेसिकली आसिफ अली जरदारी का प्रेसिडेंट का चूंकि इलेक्शन है, दो उनकी नंबर गेम क्लियर है, लेकिन उनको मजीद वोट पड़वाने के लिए पंजाब में भी आज हल्फ लिए गए और सेंटर के अंदर भी हल्फ लिए गए। बाकी आज मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मजीद इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है कि मोहसिन नकवी साहब को पंजाब से मुस्लिम लीग नून के कोटे से जो है वो सेनेटर मुंतखब करवाया जाएगा। सेनेटर मुंतखब होने के बाद वो निगरा वज़ीर आला पंजाब जो है वो अब बन जाएंगे वज़ीर दाखिला, पहले मुशीर दाखिला बन जाए शायद परसों, और उसके बाद उनका सेनेट के इलेक्शन में वो आ जाएंगे, यानी कि सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे नून लीग के कोटे से। और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने कोटे पे नून लीग के जो राना महमूद हसन साहब थे उन्हें वो वहाँ से सेनेटर मुंतखब करवा रही है। दिस इज क्वाइट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये हो रहा है कि अब यानी कि नून लीग को आप देखें हुकूमत तो उन्होंने ले ली है, उनकी हाथ में कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म ऊपर शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, तो नीचे अगर आप देखें तो वज़ीर दाखिला जो है वो मोहसिन नकवी आ जाएंगे, जिनका नून लीग से कतन किसी किस्म का दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, वो निगरान थे, वो आपको पता है कि किस कोटे पे थे। फिर जनाब अभी वो किस कोटे पे आ रहे सबको पता है। दूसरा जनाब जो मामला है वो आ रहा है जी वजारत खजाना का। वजारत खजाना भी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो भी नून लीग को नहीं दी जा रही, वो मिनिस्ट्री भी जो है वो उस पर ज़्यादा जो इम्कान है वो जो मौजूदा यानी जो आउट गोइंग हमारी केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थी उनका नाम चल रहा है, तो वो अगर नहीं आती तो उनके बाद फिर जो है मामला आ सकता है इनके ऊपर क्या नाम है इनका, फिर मुशद्दिक मलिक का नाम आ सकता है। और वैसे भी जो औरंगज़ेब हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वो तो बन ही रहे, मोहम्मद खसूसी
लेकिन मौजूदा जो हैं वो हमारी आउट गोइंग फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं केयर टेकर, वो कभी इम्कान है कि वो बन जाएंगी वज़ीर ख़जाना, वही बन जाएंगी दोबारा से। अच्छा, इसमें एक और जो मामला जनाब ये है कि सेंटर में अगर हम बात करें तो यदि वजारत ख़जाना की बात करें, सॉरी ख़जाना की, वजारत ख़ारजा की, तो खारजा भी जो है वो इसहाक डार साहब को वो वहाँ पे बैठे तो हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्हें बाकी कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम वजारत खारजा ही मिल जाए, एक बड़ी वजारत है। लेकिन वहाँ भी फ़िलहाल जो नाम है वो जो आउट गोइंग हमारे फाइनेंस सॉरी आउट गोइंग जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मौजूदा, जो क्या नाम है, जलील अब्बास जिलानी साहब, वो भी इसमें कंसिडर हो रहे हैं। उन्हें भी जो है वो मुशीर खारजा बनाया जा सकता है। जिस तरह से भारत में आपने देखा था कि एस शंकर को साबिक वजीर, साबिक सेक्रेटरी खारजा को भारत में बना दिया गया था जो है वो वजीर मुमलिकत बराए खारजा, तो पाकिस्तान ने भी जो है वो एक डिप्लोमेट को, एक साबिक सेक्रेटरी खारजा जो हैं, जो कि अभी केयर टेकर सेटअप में वजीर खारजा भी रह चुके जलील अब्बास जिलानी साहब, वो भी काफ़ी फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। तो फिर नून लीग को क्या मिला? सिर्फ वजारत उज़्मा। तो ये बड़ा हैंड हो गया नून लीग के साथ, मैं समझता हूँ। तो बहरहाल डार साहब पूरा जोर लगा रहे कि वो कम से कम खारजा अमूर की वजारत तो उन्हें मिल ही जाए। तो बाकी एक और अहम काम जो मैं समझता हूँ कि तहरीक साहब के साथ एक और वारदात जो डल सकती है, वो डल सकती है लीडर ऑफ दी अपोजिशन के मामले पे। मैं आपको पिछले हफ्ते कह चुका हूँ कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन का मामला जो है वो मौलाना फजल रहमान को देने के हवाले से भी कुछ कोशिशें हो रही हैं मौजूदा हुकूमत या नून लीग की तरफ से, और उन्हें जो है वो लाया जा रहा है कि आप आगे आ जाए लीडर ऑफ दी अपोजिशन के लिए। तो अपोजिशन में बैठी जमातों में जिस जमात के सबसे ज़्यादा वोट बनते हैं में भी उनको दे दी जाए। 1985 के अलावा पाकिस्तान में कभी भी कोई जो है वो इंडिपेंडेंट बंदा कोई भी आज तक, यानी जो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर आया हो वो नहीं बन सका आज तक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर। तो इस मरतबा भी जो है वो आ चुके, मुझे इसमें इशारा एक नजर आया सामने। वैसे इतला तो थी कि नून लीग चाह रही है, मौलाना फजल रहमान, मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया भी था कि वो मौलाना फजल रहमान को लाना चाह रहे हैं। मौलाना साहब को फायदा ये होगा कि मिनिस्टर एनक्लेव में बंगला मिल जाएगा, सरकारी कोठी मिल जाएगी, और उस बेंगलोर के अलावा उन्हें यह है कि इमारत वगैरह मिल जाएगी, सारी की सारी पूरा प्रोटोकॉल मिल जाएगा। तो दो अब खान साहब ने तो नॉमिनेट कर दिया अपनी पार्टी की तरफ से उमर अयूब को फॉर लीडर ऑफ द अपोजिशन, लेकिन ये सीट भी जो है वो शायद तहरीक साहब को ना मिल सके। उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज कौमी असम्बली में जब इजलास हो रहा था तो वहाँ असद कैसर साहब ने मुखातिब किया स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब को कि जनाब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन को टाइम दें। जब मैं स्पीकर था मैं आपके अपोजिशन लीडर को सबसे ज़्यादा टाइम दिया करता था, शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा जी कौन अपोजिशन लीडर? अभी तक तो मैंने किसी को नॉमिनेट किया ही नहीं, अपोजिशन लीडर मैंने किसी को बनाया ही नहीं है। तो अपोजिशन लीडर जो है उसका तकर्र जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली करता है। तो वो अभी तक मुझे जो उनकी गुफ्तगू से भी जो है वो मजीद मुझे वो बात जो है उसको तकवीत में नजर आ रही है कि शायद ये तहरीक इंसाफ को कोई भी आईनी ओहदा जो है वो सेंटर के अंदर लीडर की अपोजिशन का भी शायद ना दें। मौलाना फजल रहमान जो उनकी पार्टी को जो है वो इस हवाले से आगे लाया जा सकता है। अच्छा जनाब, जो आज आरिफ अलवी साहब का दौर जो है वो ख़त्म हो गया है प्रेसिडेंट के ओहदे से, वो दोबारा तहरीक के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और मामला सिर्फ यह है कि कुछ उनकी चीज़ें जिस तरह से इलेक्शन के हवाले से पंजाब और केपी में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से वो कोई रोल अपना प्ले नहीं कर सके थे, एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सके थे, उस पर खान साहब उनसे नाराज़ ज़रूर थे। कुछ उन्होंने बयानात ऐसे दिए थे जिस पे खान साहब उन पर खुश भी हुए थे। तो अब देखते हैं कि पीटीआई उन्हें दोबारा से वेलकम करती है या नहीं करती। ओवरऑल कारकुनों की साथ होने वाले सलूक रवैये के हवाले से जो उन पर क्रैकडाउन हुए, बाकी चीज़ें हुई, उस पर आरिफ अलवी साहब की खामोशी पे तहरीक इंसाफ उनकी जो सर्विसेज हैं फॉर द पार्टी आखिरी जो है वो चंद महीनों के अंदर उसे इतनी ज़्यादा कोई उसको जो है वो उसकी तारीफ नहीं करती, बल्कि उस पर उसकी नाकद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाकी जनाब जो मामला है कल सदारती इलेक्शन की मैंने बात की वो तो हो जाएगा। अच्छा, अली मीन गंडापुर ने दो उनके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो यह कि अली मीन गंडापुर ने आज बड़ी अच्छी मिसाल कायम की है कि उन्होंने आज साबिक वज़ीर आला की मराद ख़त्म कर दी। वो कहते हैं वो सूबे में सरकारी पैसे के ऊपर जो है वो साबिक वज़ीर आला क्यों अयाशी करें, वो अपना बावर्ची और अपना गार्ड जो अपने पैसों से अगर नहीं रख सकते तो फ़ायदा क्या, वो सियासत किस बात की करते हैं। तो महमूद खान साहब और खटक साहब को जो है वो बड़ा धचका लगा, और बाकी साबिक वज़ीर आला को भी, कि उनसे तमाम सरकारी मराहत जो कि बतौर साबिक वज़ीर आला वो लेते थे सरकारी ख़जाने से, वो सारी की सारी अली मीन गंडापुर ने विड्रॉ कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं। बाकी अली मीन गंडापुर की कुर्सी भी जो है वज़ारत आला भी ख़तरे से दो चार हो सकती है, चूँकि उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने मेंशन की है अपनी नॉमिनेशन पेपर में अपने गोशवारों के अंदर, वो आज चैलेंज हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और 62(1)(f) के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लैंड कर चुकी है कि उन्होंने अपनी ज़मीनों के बारे से दुरुस्त मालूमात अपने गोशवारों के अंदर मेंशन नहीं की। तो अगर ये चीज़ें कुछ साबित हो जाती हैं अगले स्टेज के ऊपर, वैसे इलेक्शन कमीशन से कुछ भी बैद नहीं है, तो अली मीन गंडापुर को अपने अहदे से हाथ धोना पड़ भी सकता है। तो उनके लिए चैलेंजिंग सूरत हाल बन सकती है भाई दबे, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक मामला उनके सेट हैं फिलहाल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
باقی اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ جناب اب عمران خان سیاسی قیدی ہے، اور اس پہ نون لیگ کے رینک اینڈ فائل سے، نون لیگ کے کیمپ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور آج مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے مطالبہ دہرایا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی قیدی ہیں اور انہیں جو ہے وہ فوری طور پہ رہا کیا جانا چاہیے، ان کی رہائی کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے. اور ساتھ ساتھ مشاہد حسین سید صاحب نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ یا ان کی پارٹی کو مخصوص نشستیں قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر ہر صورت میں ملنی چاہیے. تو یہ جناب آج کی اہم خبریں. اور ایک خبر اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کی، جہاں آج اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب نے شیخ افضل مروت پہ یہ الزام لگایا کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر سگریٹ نوشی کر رہے تھے. قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر سگریٹ نوشی کرنے کا ان پہ الزام لگایا، اور انہیں بڑی سخت تنقید کی، تنبیہ کی انہیں، بھئی دوبارہ یہ نہ ہو، یہ پہلی مرتبہ اسمبلی کے ریکارڈ میں ہو کسی بندے نے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر سگریٹ نوشی کی ہے. تو مروت صاحب تو ہو گئے سیدھے. اس کے بعد اسپیکر ایاز صادق کی طرف انہوں نے اپنی توپوں کا رخ کر لیا. مروت صاحب نے کہا جی یہ دھروغ گوئی سے کام لیا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے، اور مجھے بلا وجہ انہوں نے ٹارگٹ پہ لیا ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر میں نے سگریٹ نوشی کی ہے تو اس کی کوئی CCTV فوٹیج ہوگی. تو وہ کہہ رہے میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے بڑا غلط کیا ہے، میں ان کے خلاف تحریک استحقاق لے کر آؤں گا، پریویلیج موشن لے کر آؤں گا، اور انہیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے سگریٹ نوشی کی ہے. باقی اس کے علاوہ مروت صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی جو معاملہ ہے ٹک ٹاک کا، وہ بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا جی کہ اسمبلی میں گیلری کے اندر سے بیٹھ کے جو ہے وہ یعنی کہ جو وزٹر گیلری ہوتی ہے، لابیز ہوتی ہے، وہاں سے بیٹھ کے ٹک ٹاک بنتے ہیں. تو وہ بھی ان کا اشارہ شیخ افضل مروت کی طرف ہی تھا کہ بھائی یہ ٹک ٹاک بنواتے ہیں بیٹھ کے اسمبلی کے اندر سے. انہوں نے کہا جی یہ لابیز بھی اسمبلی کے ہال کا حصہ ہے، تو یہاں کسی قسم کی ویڈیو ٹک ٹاک کی شوٹنگ وغیرہ نہیں کی جا سکتی، اس میں پابندی ہے. تو مروت صاحب نے اس پہ بھی انہوں نے ہٹ کر کہا جی بھائی یہ آپ کی اگر کوئی نہیں بناتا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس پہ. تو بہرحال یہ اس پہ جو ہے انہوں نے ایک سخت سٹینڈ لیا ہے شیخ افضل مروت نے کہ بھائی یہ چیز کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگی، چونکہ وہ PSC کے چیئرمین بھی آنے والے ہیں. لیکن یہ معاملہ مجھے خطرات سے دو چار ہوتا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اگر تحریک صاحب کو لیڈر کی پوزیشن کا عہدہ اگر نہ دیا گیا تو یہ جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والا جو ہے معاملہ، یہ بھی شاید تحریک صاحب کو اس سے بھی محروم کر دیا جائے. اب تحریک صاحب کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں ان کے پروٹیسٹ کے اوپر جو سنڈے کو وہ کرنے جا رہے ہیں. اگر وہ امپریسو پاور شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف ایک اچھی نیگوشیٹنگ پوزیشن میں ود دا پاورز دیٹ بی وہ آ سکتی ہے. دیکھتے ہیں اس والے سے کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. ایک اور خبر جو ہے وہ MKM کے والے سے آ جائیے. MKM اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے اور MKM نے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا. تو آج بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی MKM کی، اور اس میں MKM نے یہ خبر یہ آئی کہ انہوں نے بلاول کو منا لیا کہ بھائی اقتدار کی جو نچلی سطح اختیارات کی جو منتقلی ہے سندھ میں لوکل گورنمنٹ کی سطح تک، اس پہ بلاول بھٹو زرداری کو منا لیا گیا ہے. تو یہ جناب ساری آج کی ڈیولپمنٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ڈیٹیلز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.